तारीख थी 5 जून 2025। उत्तराखंड के कोटद्वार पुलिस को खबर मिलती है कि पास के खड्डे में किसी का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई रोड एक्सीडेंट में सड़क से नीचे खाई में गिरकर किसी की मौत हो गई, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सब कुछ बदल जाता है। शरीर पर 18 जगह गहरे जख्म थे, सीने की हड्डियां और पसलियां चकनाचूर थी। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह डैमेज थे, खून पूरा बह चुका था। यानी यह मामला किसी एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा था। तो आखिर इस आदमी की हालत ऐसी किसने कर दी? इसे जानने के लिए सबसे जरूरी था कि पुलिस पहले यह पता लगाए कि वो कौन है, और तभी पुलिस की तलाश शुरू होती है। कई दिनों की अथक मेहनत और जांच पड़ताल के बाद आखिरकार पुलिस न सिर्फ उस मर चुके शख्स की पहचान करने में कामयाब हो जाती है, बल्कि हत्या का कारण और हत्यारे तक भी पहुंच जाती है। यह मामला सिर्फ किसी एक इंसान की हत्या का नहीं, बल्कि प्यार में धोखा और 3 करोड़ के बंगले की कहानी भी थी। यह हत्या रिश्तों और भरोसे की भी हत्या थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है, कातिल कौन था, कत्ल की वजह क्या थी, और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कैसे किया? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। जैसा कि हमने बताया, 5 जून 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार पुलिस को खाई में एक जो शव मिलने की सूचना मिलती है। शुरुआत में शक एक्सीडेंट का था, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि यह हत्या है। इसलिए अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था, ये शव आखिर किसका है। पुलिस शव की पहचान का पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी किसी तरह का कोई क्लू पुलिस को नहीं मिलता। इस बीच 2 महिलाएं अवश्य थाने पहुंचकर मृतक को अपना पति बताती है, लेकिन सबूतों के आधार पर उनके दावे गलत साबित होते हैं। यानी अभी तक यह गुमनाम लाश ही थी। दिन दिन बीतते जाते हैं और अब पुलिस शव की पहचान के लिए अखबारों और सोशल मीडिया की मदद लेती है। डेड बॉडी पर मिले कपड़ों और हुलिये की जानकारी अखबारों में प्रकाशित की जाती है। तभी इस खबर पर नजर पड़ती है दिल्ली में रहने वाले राजेश कुमार की। राजेश भले ही दिल्ली में रहते थे, लेकिन उनका भाई रविंद्र कुमार कुछ समय से परिवार से अलग रहकर मुरादाबाद में रह रहा था। दोनों भाइयों की बातचीत बिजी लाइफ के चलते कम होती थी, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में संपर्क जरूर हो जाता था। मगर इस बार कई दिनों से न तो बात हुई न कोई खबर। राजेश अपने भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी से पूछते हैं, तो वह जवाब देती है कि रविंद्र कहीं बाहर गया हुआ है। लेकिन राजेश को उनकी बातों पर जरा सी भी राहत नहीं मिलती। अखबार में लिखी जानकारी, शरीर पर मिले कपड़े और वो जो हुलिया, यह सब कुछ देखकर राजेश को शक होने लगता है कि कहीं यह लाश उसके भाई रविंद्र की तो नहीं। इसी शक के आधार पर राजेश सीधा उत्तराखंड के कोटद्वार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। 17 जून को वह अपने भाई रविंद्र कुमार की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट लिखाते समय राजेश पुलिस के सामने अपनी भाभी रीना सिंधु पर भी गंभीर आरोप लगाता है। उसका कहना था कि उसके भाई के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। पुलिस राजेश की शिकायत पर आगे जांच करती है और पोस्टमार्टम तथा जो पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि 5 जून को जो लाश मिली थी वह रविंद्र कुमार की ही है। पुलिस जब रविंद्र की पूरी बैकग्राउंड तलाश करती है तो पता चलता है कि वह दिल्ली के रजौरी का रहने वाला था। परिवार की काफी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। भाइयों के बीच प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद भी रविंद्र के हिस्से में जमीन और कई मकान आए थे, यानी आर्थिक रूप से वह बिल्कुल सक्षम था। इसी दौरान रविंद्र की शादी आशा कुमारी नाम की लड़की से होती है। शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही थी। फिर घर में एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है हर्षित। आशा और रविंद्र का रिश्ता बिल्कुल सामान्य, प्यार और भरोसे से भरा हुआ
कम से कम सबकी नजरों में तो ऐसा ही लगता था। मगर कुछ समय बाद पता नहीं किस बात पर रविंद्र और जो उसकी पत्नी आशा के बीच एक बड़ा विवाद हो जाता है। घर में झगड़े का माहौल बन जाता है और रविंद्र अपनी पत्नी और बेटे को वहीं छोड़कर हरिद्वार चला जाता है। कई दिनों तक वहीं रुकते हुए उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है रीना सिंधु नाम की लड़की से। रीना और रविंद्र की उम्र में करीब 20 साल का फर्क था, लेकिन प्यार उम्र नहीं देखता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। घर पर एक पत्नी और एक बेटा होने के बावजूद रविंद्र सब कुछ भूलकर रीना के साथ ही पूरी दुनिया देखना चाहता था। और फिर बिना किसी को बताए रविंद्र और रीना के साथ लिव इन में रिलेशनशिप में रहने लगता है। कुछ महीनों बाद रविंद्र अपनी उम्र से 20 साल छोटी रीना से 2011 में शादी कर लेता है। यानी पहला रिश्ता जिंदा रहते हुए ही दूसरा ही रिश्ता बना चुका था। पहले कुछ समय दोनों किराए के घर में रहते हैं। फिर जब यह शादी सभी को पता चल जाती है तो रीना जो दिल्ली छोड़कर कहीं और नया घर बसाने का प्लान करती है। क्योंकि रीना मूल रूप से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, इसलिए वह रविंद्र को बनाने की कोशिश करती है कि वहीं पर एक घर लिया जाए। रविंद्र के पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन प्यार में अंधा इंसान सोचता कहाँ है। वह दिल्ली की अपनी प्रॉपर्टी और जमीन बेच देता है और मुरादाबाद के एक पॉश इलाके में काफी महंगा और शानदार घर खरीद लेता है। रीना पेशे से जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, घर मिलने के बाद उसने ग्राउंड फ्लोर पर अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोल ली और फर्स्ट फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर भी शुरू कर लिया। इन दोनों में अच्छी कमाई होने लगी और साथ ही रविंद्र का बिजनेस भी अब खूब चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, कम से कम ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही दिख रहा था। अब पुलिस को मृत व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर हत्या किसने की और कैसे हुई। जांच आगे बढ़ती है और पुलिस पहुंचती है उस महिला तक जो इस समय रविंद्र के साथ रह रही थी, रीना सिंधु, यानी रविंद्र की दूसरी पत्नी। पुलिस जब रीना से संपर्क करती है तो वह तुरंत सामने आ जाती है। शुरुआती पूछताछ में वह बताती है कि उसका और रविंद्र का बिजनेस लंबे समय तक काफी अच्छा चलता रहा, लेकिन हाल ही में रविंद्र को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान की वजह से वह लाखों के कर्ज में डूब गया था। इसी बीच उसका 18 लाख का एक चेक बाउंस हो गया, जिसके चलते अदालत ने उसे 6 महीने की जेल और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। रीना के बयान के अनुसार कर्जदार लगातार रविंद्र को धमकाते और परेशान करते रहते थे। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए वह अपना मोबाइल घर में छोड़कर चुपचाप उत्तराखंड निकल गया। पुलिस जांच में यह बात साबित भी हो जाती है कि चेक बाउंस हुआ था और जेल की सजा भी हुई थी। हालांकि रविंद्र के भाई राजेश ने पुलिस को साफ कहा था कि मेरे भाई की हत्या रीना ने करवाई है, लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे रीना पर सीधा शक किया जा सके। इसलिए फिलहाल पुलिस ने उसे छोड़ दिया, मगर उसकी हर एक हरकत पर पुलिस की पैनी नजर थी। इसी दौरान पुलिस रीना के पिछले इतिहास को खंगालने लगती है। जांच की कड़ी आगे बढ़ती है और पुलिस को रविंद्र की एसयूवी 500 नोएडा के एक पार्किंग में लावारिस हालात में खड़ी मिलती है। यह देखकर पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। शव उत्तराखंड में मिला, गाड़ी नोएडा में मिली, तो फिर यह गाड़ी यहाँ किसने और कैसे पहुंचाई। अब पुलिस उस रूट के सभी टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। ज्यादा देर नहीं लगती और पुलिस को वह एसयूवी 2 टोल प्लाजा पर गुजरते हुए दिख जाती है। वीडियो में जो ड्राइविंग सीट पर एक पुरुष, उसके बगल वाली सीट पर रीना सिंधु, यानी रीना ने झूठ बोला था, क्योंकि उसने कहा था कि वह लंबे समय से मुरादाबाद में ही रह रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बता रही थी। जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, वैसे वैसे रीना पर शक और गहरा गया। पुलिस को पता चला कि पिछले कई दिनों में रीना की मोबाइल लोकेशन बार बार उत्तराखंड में पाई गई, यानी वह सच छुपा रही थी। इसके अलावा वह लगातार एक नंबर पर कॉल कर रही थी और यह नंबर परितोष कुमार नाम के एक व्यक्ति का था।
मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री से पता चलता है कि कई मौकों पर रीना और परितोष दोनों की लोकेशन बिल्कुल एक जैसी रही, यानी वो दोनों साथ घूम रहे थे। पुलिस को रविंद्र की जेब से एक गेस्ट हाउस की पर्ची भी मिली थी, जिससे पता चला कि 26 मई को रविंद्र हरिद्वार के एक गेस्ट हाउस में रुका था। अब पुलिस ने उसे उसी गेस्ट हाउस के 26 मई के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली, और जो सामने आया वह इस केस को बिल्कुल नई दिशा दे गया। उसी गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में रीना सिद्धू और परितोष कुमार रुके हुए दिखाई दिए। एक तरफ पति ठहरा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ ठीक उसी होटल में। अब ये बात साफ थी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी रीना के खिलाफ सबूत गहराते जा रहे थे। अब पुलिस को पूरा शक था कि इस हत्या के पीछे रीना का हाथ हो सकता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस एक बार फिर रीना को हिरासत में लेती है और उससे कड़ी पूछताछ शुरू करती है। लेकिन शुरुआती पूछताछ में रीना फिर से वही पुरानी कहानी दोहराती है। वही कर्ज, वही मोबाइल, घर पर छोड़ जाने की बात, कुछ भी नया नहीं। लेकिन जब पुलिस वाले रीना को एक एक सबूत दिखाकर सख्त पूछताछ करने लगते हैं तो रीना के पास जवाब नहीं रहते। अब उसे समझ आ गया था कि वह पुलिस को और ज्यादा गुमराह नहीं कर सकती। आखिरकार रीना टूट जाती है और फिर उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे केस को उलट कर रख दिया। रीना का जो कबूलनामा था, रीना बताती है कि शादी के बाद उसकी और रविंद्र की जिंदगी शुरू में ठीक ठाक चल रही थी। फिर बिजनेस में नुकसान हुआ और रविंद्र ने कई लोगों से कर्ज ले लिया। इसी बीच 18 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया और उस कर्ज को चुकाने का जो भारी दबाव बढ़ता गया। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रविंद्र ने मुरादाबाद वाला 3 करोड़ का घर बेचने की योजना बनाई। उसका सोचना था कि घर बेचकर कर्ज चुका देगा, बिजनेस भी दोबारा खड़ा कर लेगा। लेकिन रीना किसी भी हालत में उस घर को बेचना नहीं चाहती थी। यही से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। कर्जदारों से बचने के लिए रविंद्र चुपचाप हरिद्वार जाने लगा और घर से दूर ही ज्यादा समय बिताता था। इसी दौरान रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर में परितोष कुमार नाम का एक मरीज आया। रीना ने उसे बताया कि उसे कम से कम 10 दिन तक लगातार सेशन लेने होंगे। परितोष हर दिन आने लगा और वहीं से उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे रीना और परितोष के जो एक दूसरे को चाहने लगे। अब रीना की जिंदगी में परितोष की पूरी तरह एंट्री हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र पैसों की तंगी से बुरी तरह परेशान था। वह बार बार घर बेचने की बात कर रहा था और रीना किसी भी हालत में उस घर को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। रीना अब अपने नए प्रेमी परितोष को जो विश्वास में लेती है, वह परितोष से साफ साफ कहती है, अगर रविंद्र से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फिर वह परितोष को एक और लालच देती है, मुरादाबाद वाला जो 3 करोड़ का बंगला है। रीना कहती है कि यह घर बेचकर हम दोनों आराम की जिंदगी बिताएंगे और रविंद्र को खत्म करने के बाद मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भी दूंगी। परितोष के लिए पैसा, प्यार और एक नई जिंदगी सब कुछ एक ही साथ मिलने वाला था, इसलिए वह भी हत्या की साजिश में पूरी तरह शामिल हो जाता है। 26 मई रविंद्र जो हरिद्वार के एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और इधर रीना चुपके से परितोष को लेकर उसी गेस्ट हाउस में पहुंच जाती है। वह दोनों रविंद्र को खत्म करने का जो प्लान फाइनल करते हैं। कुछ दिन बाद रीना अपने पति की मुलाकात परितोष से करवाती है और रविंद्र को कहती है कि परितोष उसके क्लिनिक पर इलाज करवाने आता है। साथ ही वह परितोष को अपना राखी वाला भाई बताती है। रविंद्र को यह बात बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि किसी भी पति को अपनी पत्नी के राखी भाई पर शक नहीं होता। और यही रीना और परितोष की सबसे खतरनाक चाल थी। रविंद्र को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बिल्कुल सामने उसकी मौत की प्लानिंग चल रही है। इसी बीच 31 मई को रीना एक और नई चाल चलती है। वह रविंद्र से कहती है, परितोष ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है, हम दोनों को इनवाइट किया है, अगर तुम भी चलोगे तो अच्छा लगेगा। रविंद्र जो अब भी रीना और परितोष पर पूरा भरोसा कर रहा था, पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। 31 मई रात होते होते दोनों परितोष के जो घर पहुंच जाते हैं। नगीना जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश,
जहां पार्टी के दौरान परितोष जो जानबूझकर रविंद्र को बहुत ज्यादा शराब पिलाता है, इतनी कि वह लगभग बेसुध हो जाए। यही था हत्या की प्लानिंग का मेन मूवमेंट। अब शुरू होता है रीना और परितोष का असली खेल। परितोष जो घर के अंदर से पहले से तैयार रखा हुआ फावड़ा निकालता है और फिर बेसुध पड़े रविंद्र की छाती पर जो पहला वार करता है। कथित रूप से रीना इसी दौरान रविंद्र के पैर कसकर पकड़े रखती है ताकि वह हिल भी दे सके। फिर फावड़े से लगातार हमला छाती, सिर, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर। कुछ ही मिनटों में रविंद्र की सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। हत्या के बाद दोनों रविंद्र की डेड बॉडी को एसयूवी 500 में रख देते हैं और उत्तराखंड की ओर निकल जाते हैं। लगभग 2 दिन एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, लाश फेंकने के लिए सही मौका तलाशते हुए। आखिरकार कोट द्वार के पास एक गहरी खाई देखकर रीना और परितोष शव को नीचे फेंक देते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों रविंद्र की एसयूवी नोएडा की एक जो सुनसान पार्किंग में छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन एक तरफ लाश, दूसरी तरफ गाड़ी और जो सीसीटीवी, तीनों मिलकर उनकी पूरी चाल को जो उजागर कर देते हैं। रीना के इस कबूलनामे के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। रीना और परितोष को गिरफ्तार कर दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जो मुरादाबाद का 3 करोड़ वाला घर और बाकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ? तो सुनिए, भले ही रविंद्र ने रीना से शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थी। और सबसे अहम बात, रविंद्र ने आज तक अपनी पहली पत्नी आशा से तलाक भी नहीं लिया था। यानी कानून के मुताबिक उनकी जो उसकी पहली पत्नी ही लीगल वाइफ है। इसी वजह से रविंद्र की मौत के बाद उस प्रॉपर्टी पर पहली पत्नी का ही पहला हक माना जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र की पहली पत्नी ने अदालत का रुख कर दिया ताकि जो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सके। अब अदालत ही तय करेगी कि रविंद्र की असली वारिस कौन होगी। केस की जो मौजूदा स्थिति में जो रीना सिद्धू और परितोष कुमार जेल में है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्द ही अदालत में सुनवाई शुरू होगी। गुनाह साबित होने के बाद दोनों को उचित सजा दी जाएगी। लेकिन अब एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से इस खौफनाक हत्या के गुनहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।